जैसे मान लो कोई फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, 3-4 लोगों की टीम है, उनके पास प्रॉफिट तो बना लेते हैं, वो 4-5 लाख रुपए का मंथली बना लेते हैं। तो क्या वो वास्तव में बिजनेस ओनर है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है? कभी आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, कभी आप बिजनेस ओनर बनेंगे, कभी आप बिजनेस बिल्डर बनेंगे। आप इसके बीच में स्विच करते रहेंगे। कभी कभी मोटिवेट होके पैसा बना लेते हैं, फिर डिमोटिवेट होके फिर उसी लाइन में आ जाते हैं। फ्रीलांसिंग सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा, विजय माल्या जी का पॉडकास्ट आया, आपको क्या लगता है वो बिजनेस बिल्डर है, एंटरप्रेन्योर थे, क्या थे वो? विजय माल्या वो पर्सन है जो पकड़े जाने के बाद कह रहा है नॉट ट्रू। जिस टाइम पे एयरलाइन मर रही थी, पैसे थे नहीं, वो अपने बर्थडे पार्टी मना रहा था। उस टाइम पे उसको कोई चीजें याद नहीं थी। आप टीचिंग से इस पर्टिकुलर लॉन्ड्री फील्ड में क्यों आए? इसमें 68% का मार्जिन और नेट प्रॉफिट। तो ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस में कुछ 4-5 चीज़ ऐसी बताओ ना कि पैसा लूटा कहाँ जाता है कस्टमर से। इंडिया में जो सबसे मिसलीडिंग टर्म है ना, वो ड्राई क्लीनिंग है। इंडिया में 200 मशीन्स भी नहीं है ड्राई क्लीनिंग की, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग की जो मशीन है ना, वो 48 लाख की आती है। 2 ही कंपनी है, रंजाकी और फैब्रिमेटिक। वो इटली से आएंगी। उसके बाद जो फर्स्ट कॉपी बनेगी वो आएगी साउथ कोरिया से, बनेगी चाइना में। आपको तो पूरा इंडस्ट्री का नॉलेज हो गया अभी, आप क्या आपको पता है कि कहाँ पे स्कैम हो सकता है, तो आप अपने बिजनेस में 100% लॉयल हो क्या? हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। एक बात आपसे मैं स्टार्टिंग में ही करना चाहूँगा, और मेरा एक प्यारा सा कोट है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी ने एक बिजनेस बनाया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसने प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया और स्केलेबल बना दिया, ये कतई पॉसिबल नहीं है। इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और धंधा चलाया कैसे जाता है और धंधे में एक्सपर्ट बना कैसे जाता है, वो सब आज हम आपसे सीखेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी द फाउंडर्स जिम के अंदर। आपका भी एक सपना रहा होगा सर कुछ सालों पहले, क्या था वो सपना और आज सेम है क्या वो सपना? सो थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर। और जो आज प्रॉफिटेबिलिटी की आपने मुझसे बात पूछी, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग होती है ना किसी भी बंदे की, तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। अगर आपने यूट्यूब से ज्ञान लिया हुआ है, ठीक है, तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बन सकते हैं। अगर आप उस सोसाइटी में बैठते हैं जहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं, तो आप बिजनेस ओनर बन सकते हैं। लेकिन आपने प्योर नॉलेज गेन की हुई है बिजनेस की, तो फिर आप बिजनेस बिल्डर बनेंगे। और एक बिजनेस बिल्डर ही प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकता है। अदरवाइज आप कभी भी स्ट्रगलिंग, जैसे फेजेस होते हैं बिजनेसेस के, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है आपकी जब आप सर्वाइव कर रहे होते हैं। सेकंड स्टेज में आप जो है थोड़ी सी स्टेबिलिटी में लेते हैं, फिर आप सक्सेस की तरफ जाते हैं। तो जो आपकी सर्वाइविंग की स्टेज है और आपकी स्टेबिलिटी की स्टेज है, आप उसी में हमेशा अप एंड डाउन करते रहते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी जब निकलेगी, जब आप सक्सेस की स्टेज पे जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले नॉलेज गेन करें और उसके बाद आप सक्सेस की स्टेज के लिए जाएं। फिर उसके बाद आप स्केल कर सकते हैं। जितने भी मैं बिजनेसमैन देखता हूँ जो एक्चुअली बिजनेस बिल्डर्स हैं, वो सारे फिर सक्सेस के बाद स्केल करते हैं ट्रू नॉलेज लेके। तो एक वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। बट हिमांशु जी, आजकल सब लोग ये बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई फ्रीलांसिंग भी कर रहा है या फिर एक छोटा सी मतलब 3-4 लोगों की टीम है उनके पास, वो भी शायद वो एडिटिंग कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं या फिर छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट इधर उधर कर रहे हैं। प्रॉफिट तो बना लेते हैं, वो 4-5 लाख रुपए का मंथली बना लेते हैं कि यार हम 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 10 लाख महीने कमा रहे हैं, तो वो अपने आप को बिजनेस ओनर बोलते हैं। तो क्या वो वास्तव में बिजनेस ओनर है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है? देखिए सर, अगर है ना मतलब बिजनेस में मैं ये मानता हूँ कि अगर सिंपलिसिटी और स्टेबिलिटी नहीं है आपके डिसीजंस में, या आप जो एक्ट कर रहे हैं वो स्टेबल नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप बाहर का खाना पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन घर का खाना आप हमेशा पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं, वो बहुत सिंपल है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, या आपकी जो एक्ट होता है, अगर उसमें सिंपलिसिटी और सस्टेनेबिलिटी है, तो आप अपने आप को बिजनेस बिल्डर बोल सकते हैं। अदरवाइज आप हमेशा फ्लक्चुएट करते रहेंगे। कभी आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, कभी आप बिजनेस ओनर बनेंगे, कभी आप बिजनेस बिल्डर बनेंगे। आप इसके बीच में स्विच करते रहेंगे। तो जब लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, वो कभी-कभी मोटिवेट होके पैसा बना लेते हैं, फिर डिमोटिवेट होके फिर उसी लाइन में आ जाते हैं। फ्रीलांसिंग सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है? आपने देखा होगा रतन टाटा ने फ्रीलांसिंग नहीं की। यू आर नॉट थोड़ा-सा प्रेग्नेंट, आइदर यू आर प्रेग्नेंट फुल्ली और यू आर नॉट। आइदर यू आर अ बिजनेस ओनर और अ बिजनेस बिल्डर और यू आर नॉट। तो अगर लाइफ में उस लेवल की सस्टेनेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिर आपको फुल टाइम आना पड़ेगा। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग छोटे पैसे के लिए लेगेसी ना क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्विक मनी चाहिए होता है, ठीक है? सुबह से शाम वो जॉब भी करते हैं, दे नीड एक्स्ट्रा मनी, तो ऑब्वियसली उतनी ग्रोथ शायद क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं नहीं मिलती।
तो उस लेवल पे फिर वो ट्राई करते हैं कि हम फ्रीलांसिंग में आ जाएं। तो मुझे एक थोड़ा सा डिफरेंस बताओ कि मतलब फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सर देखिए, फ्रीलांसर जो है ना, वो कुछ टाइम के लिए पैसा कमा लेगा। मैं पैसे की ही मतलब एक पैसे को फैक्टर कंसीडर करके ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। फ्रीलांसर कुछ टाइम के लिए पैसा कमा लेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कभी काम मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, स्किल्स उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाएंगे। जब जो आपका सेकंड था कि भाई उसमें फिर बिजनेस ओनर जो हैं वो अपने उस स्किल को मतलब रेगुलर बेसिस पे मोनेटाइज करते हैं, ठीक है। और जब बंदा अपनी ही स्किल में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्रिएट कर दे, मतलब खुद ना गाड़ी चला के वो इतने ड्राइवर्स क्रिएट कर दे, वो फिर आ जाते हैं बिजनेस बिल्डर्स कि भाई मेरे पास एक स्किल था, मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल था, मैं पहले करता था छोटे मोटे काम, मेरे कभी पैसे आ जाते थे, कभी काम मिल जाता कभी नहीं, लेकिन मैं अपने उस लेवल पे नहीं उठ पाया। फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है। रेगुलर मैंने काम ढूंढना शुरू किया, आई वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन कर्माज एंड ऑल, ठीक है। मैंने प्रोएक्टिव मार्केटिंग की, मेरे पास रेगुलर काम आया और धीरे 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 मैंने टीम बढ़ाई। जब मैंने टीम बढ़ाई, आई स्टार्टेड कोचिंग अदर्स कि यार इसमें मतलब मैंने इंटर्न्स हायर किए, अपनी पूरी टीम हायर की, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, और मैंने उसको बहुत प्रोफेशनल, यू डू थिंग्स प्रोफेशनली, यू गेट प्रोफेशनल रिजल्ट, राइट। सो जो बिजनेस बिल्डर्स हैं वो फिर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्रिएट करते हैं और वहां से उनकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होती है। फिर वो अपने आप को चाहे फायर कर दे अपनी कंपनी से, वो कंपनी हमेशा चलती रहती है। तो ये पूरी एक जर्नी है जो मतलब मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से जो समझाया। राइट, बट एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, विजय माल्या जी का पॉडकास्ट आया, आपको क्या लगता है वो एक बिजनेस बिल्डर है, एंटरप्रेन्योर थे, क्या थे वो? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मिडिल क्लास आदमी होता है ना, यार ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब जो एक मिडिल क्लास लड़का होता है ना, वो जैसे ही पैसे कमाना शुरू करता है, ही इज अ डे ड्रीमर, ओके, ठीक है। और उसको आईफोन लेना है, गाड़ी लेनी है, क्योंकि इंडिया में ना कभी ये नहीं पूछा जाता कि भाई आप ठीक हो या नहीं, है ना। लड़के से यही पूछा जाता है, भाई तू क्या करता, तू कितने कमाता है, बस। उस लेवल पे जब वो पैसे कमाता है, और पैसे कमाने के बाद जब उसके पास पैसे आने शुरू होते हैं, तो वो आईफोन लेगा, ये लेगा, ठीक है, वो सोसाइटी को शो करेगा। इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो लेगेसी क्रिएट करने वाले होते हैं और एक जो फुकराबाजी क्रिएट करने वाले होते हैं, ठीक है। उनकी बहुत शॉर्ट स्पेन होती है, जैसे रेनू मंडल, ठीक है, वो आई और चली गई। विजय माल्या उन लोगों में से था जिसने पैसा कमाया, पार्टीज की। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक दिल्ली पुलिस के एसीपी के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हिमांशु, दो तरह के ना लोग होते हैं शरीफ, एक जो पकड़े नहीं जाते, और जो पकड़े जाने के बाद मुर्गा बनते हुए कहते बाबूजी मैंने ये काम नहीं किया। विजय माल्या, कि मैं पूरा पॉडकास्ट देख रहा था, विजय माल्या वो पर्सन है जो पकड़े जाने के बाद कह रहा है आई एम नॉट चोर। सनी देओल के 55 करोड़ समथिंग जो थे वो माफ कर दिए गए थे। रुचि सोया ग्रुप के जब पतंजलि ने लिया वो भी माफ कर दिए गए थे। नितिन गडकरी ने जब एलएनटी में आए उनके ऊपर भी कर्जा था, वो माफ कर दिया गया था। अगर कल अक्षय कुमार के ऊपर कर्जा हो तो भी लोग माफ कर देंगे, क्योंकि 600 करोड़ वो इनकम टैक्स देता है। आप एक चीज समझिए, जो बिहेवियरल पैटर्न है इन लोगों का। अब अंबानीज थे, ठीक है, उनके जो ब्रदर थे उनके ऊपर काफी कर्जा था और वो माफ किया गया, अनिल अंबानी का कर्जा माफ किया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा इंडिया को कुछ ना कुछ दिया है, राइट, ठीक है। जिस टाइम पे एयरलाइन मर रही थी, पैसे थे नहीं, वो अपने बर्थडे पार्टी मना रहा था, बर्थडे बॉय था वो, ठीक है। उस टाइम पे उसको कोई चीजें याद नहीं थी। तो वो जो लेविश लाइफ वो दिखा रहा था, मतलब एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो मेरे को पर्सनल लेवल पे लगता है विजय माल्या जी को था, वो आइडेंटिटी क्राइसिस को शो करने के लिए कि यार भाई में कुछ दम है, वो चीजें वो कर रहे थे। और फिर वो वहां से लंदन गए असाइलम पाने के लिए। तो आज वो पकड़े जाने के बाद सबसे शरीफ आदमी है, आप समझे, वो सेकंड कैटेगरी के आदमी है। अदरवाइज अगर वो इंडिया में रहते और यहाँ से फाइट करते, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने यहाँ से फाइट किया, और क्योंकि उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी, उन्होंने पास्ट में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, लोगों के लिए कुछ किया है, एंड दे वुड हैव अ बेटर लीडर। अगर ये सारी चीज नहीं होती तो वो जो चीज थी, सरकार ने भी देखी, लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। आज एलएनटी आप देखिए ना क्या काम कर रहे हैं, आप कहीं भी जाइए, पूरे नॉर्थ पूरे साउथ में आपको पता चल जाएगा। आपने ये बात बोली ना कि किसी एसीपी साहब बैठे थे, उन्होंने बात बोली, तो वही कल सुधीर जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, तो शायद मैं उसको दिखा था, तो उसमें वो ये बात बोल रहे थे कि एक बुजुर्ग है जिसमें उनको शायद एक मर्डर के लिए एक सज़ा सुनाई गई, और जब उनको रिहाई मिली, कोर्ट ने बोला कि ये आदमी सही है, इसने मर्डर नहीं किया है। 103 साल के बाद वो बाहर निकले, मतलब 103 ईयर के हो गए वो, तब जाके बाहर निकले। तो यहाँ पे एक इतनी बड़ी चीज़ है कि उनके पास पैसा नहीं था, चीज़ें नहीं थी, इतने साल जेल में काटे, 103 साल में उनको बोला कि भैया कि ये आदमी
नहीं कर सकते। और जो आदमी हमारे से पैसे लेके गए हैं, सब कुछ करके गए हैं, दो अलग अलग थ्योरी, अपन उसमें अपन बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अपन को दोनों साइड भी नहीं पता है। अभी पॉडकास्ट हुआ, उसकी साइड भी राइट क्या है वो भी नहीं पता है, और पीछे की साइड क्या है वो भी नहीं पता है। बट स्टिल अगर वो 9,000 करोड़ या 10,000 करोड़ लेके गए तो वो आज आराम से घूम रहे हैं। हाँ, नीरव मोदी सेम कंडीशन। देखिए, आप देश का पैसा लेके बाहर नहीं जा सकते, आपको इंडिया में रह के जस्टिफाई करना पड़ेगा कि राइट नाउ आई एम नॉट इन अ सिचुएशन टू पे यू बैक। ठीक है, वो बच्चे तो है नहीं। ठीक है, 2-2 हज़ार लोगों की कंपनी, 500-600 करोड़ रुपए का पे आउट। बट उन्होंने एक बात और बोली थी ना कि मतलब अगर बाहर अगर ऐसा कोई बिजनेस अगर फेल हो जाता है तो उसको इज इक्वल टू फ्रॉड बोला जाता है, कि आपने फ्रॉड ही किया होगा 100%। तो शायद उन्होंने नरेश गोयल का नाम भी लिया, जेट एयरवेज के मालिक का, कि भैया कि उन्होंने भी फ्रॉड ही किया, और उसमें देखा गया कि कोई पॉलिटिकल कनेक्शन सामने नहीं आया, कुछ नहीं आया, बट वो आज जेल की हवा खा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या बोला जाए? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो सिचुएशन फिलहाल इंडिया में पहले चल रही थी, आज इंडिया उस स्टेज में नहीं है। 75 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद हुए हो गए। ठीक है, और है ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो रहती है, लेकिन पॉजिटिव पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मैंने हमेशा देखी है, कांग्रेस की तरफ से भी और जो है बीजेपी की तरफ से भी, है ना। तो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अगर वो देश से बाहर जाएंगे, आप चोरी करके भागो मत। ठीक है, हिट एंड रन का केस मत करो, आपसे गलती हुई आप वहीं रहो, चोट लगी उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है, लोग आपको कल्प्रिट नहीं समझेंगे। आपने मतलब गाड़ी ठोकी, एक्सीडेंट किया, फिर आप भाग गए, तो फिर आप कल्प्रिट हो। Correct. वो आपको देखना चाहिए। तो उनके लॉयर्स अच्छे नहीं थे या जो भी कंडीशन रही। हाँ, मतलब कुछ भी, वो दोनों साइड नहीं पता एक्चुअली कि कौन चोर है और कौन सच्चा आदमी है, और वो कोई शायद पता लगा भी नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है अब तो, मतलब 20-20, 25-25 साल के बाद ही के केसेस जो है, हाँ, बाद में पता चलता है। चलो ठीक है, विजय माल्या जी की बात तो छोड़ते भी नहीं, बात करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो वेल्थ क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, लेगेसी बिजनेस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे कि बड़ा बिजनेस बनाएंगे, शॉर्ट टर्म पे क्यों फोकस कर रहे हैं आज चाहिए। और एक बहुत बड़ा बात बताता हूँ, गजब की पॉडकास्ट में एक बात हुई थी मैं थोड़े दिन पहले, कि जिस तरह से जो एक मजदूर होता है, बोलता है कि सुबह काम करूँगा 300 रुपये मिलेंगे, आज दारू पी लूँगा और बात खत्म। यही मेंटेलिटी लोगों की, जेंजी की भी यही मेंटेलिटी होगी, सर कल नौकरी होगी नहीं होगी भाड़ में जाए, आज हम इतना ही पैसा कमाएंगे, वो आईफोन लेंगे, गाड़ी लेंगे, काम चलाएंगे। देखिए, मैं ना अपने अपने मतलब कभी भी मेरे साथ स्टूडेंट्स आते हैं, जब पढ़ाता हूँ मतलब ड्राई क्लीनिंग में, एक बात कहता हूँ, या मैं जब भी बिजनेस कंसल्टेंसी करता हूँ, कि अगर आपको रातों रात अमीर बनने के सपने आते हैं ना, तो इसका मतलब ज्ञान का भारी मात्रा में अभाव है। अगर अगर आप मुझे ये बोले कि हिमांशु जी, आपको दूसरा बिजनेस शुरू करना है, तो जो 7 साल पहले का, 6 साल पहले का हिमांशु था, वो शायद एक्साइटेड होके बोल सकता था कि ठीक है यार, उखाड़ लेंगे, 2 धंधे कर लेते हैं। आज जब सब कुछ पता है ना, तो पता है कि एक धंधा बनाने में 7-8 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि लोगों को ना क्विक मनी चाहिए। लेगेसीज जो है ना, वो बनेंगी 7 से 10 साल में। ठीक है, और है ना, इंडिया का ना, आप एक चीज़ समझना कि जब 21 साल का लड़का होता है ना, बहुत मतलब आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, 21 साल का लड़का जो होता है, वो ग्रेजुएशन कर लेता है, 22-23 साल में वो मास्टर्स कर लेता है। ठीक है, उसके बाद 22 से 23 साल से लेके और 27-28 साल तक वो स्ट्रगल करता है जॉब के लिए, या वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है। टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी का सबके एक ही सेम स्टोरी, मिडिल क्लास की। 27 की एज में वो नौकरी लगता है, 28 तक उसकी शादी कर देते घर वाले। ठीक है, झूठ सच बोल के। 29 और 30 तक गिरारी घिस घिस के सेट होती है, और जिंदगी थोड़ी सी होती है। फिर जो उसका केपीआई का रिजल्ट आता है, ठीक है, केपीआई होती है, एक बेबी हो जाता है। ठीक है, जैसे ही केपीआई मतलब आता है, एक बेबी आता है, तो 30 साल तक हो चुका होता है। जो पहली बार वो पैसा देखता है ना, अपनी पूरी लाइफ में, मतलब कितने साल बिना पैसे की जिंदगी जी, 30 साल लगभग। लगभग 30 साल। ठीक है, अब 30 साल के बाद जब उसने पहली बार पैसा देखा, तो वो 31 का होता है, तब पहली बार परचेजिंग पावर आती है। उस टाइम पे जब ये होता है कि यार फैमिली भी संभालनी है, वो बंदा ये सोचता है कि चलो ठीक है यार, बिजनेस करेंगे। ठीक है, आप जितने भी लोग देखोगे, चाहे तो जो कामयाब हुए हैं या जो जो बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, उनकी एज 30 से लेके 37 तक है, मतलब चाहे तो लेट 30s है या अर्ली 30s है, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। उस टाइम में ये होता है कि सब्र खत्म हो जाता है कि अब मेरे को पैसा चाहिए ही चाहिए। यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर वो ये सोच ले कि यार लेगेसी मतलब बनाने में करीबन करीबन अपने को 5 साल लगेंगे, ठीक है, 7 साल लगते हैं। मतलब बिजनेस की मैंने एक लाइफ देखी है, बहुत ही सिंपल है कि आपको 3 साल लगते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। ठीक है, 3 साल में आप खुद स्टेबल होते हो। ठीक है, वो किरदार खड़ा होना शुरू होता है लड़के से एक मर्द का। तब आप वो डिसीजन नहीं लेते जो आपको अच्छे लगते हैं, आप वो डिसीजन लेते हो जो सही होते हैं। ठीक है, दोनों में बातों में फ़र्क है, बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क है।
वो किरदार खड़े होने में 35 तक मतलब टाइम लग जाता है, 3 साल मतलब आपके बिजनेस के जा चुके होते हैं ऐसा लग रहा है मेरी स्टोरी बता रहे हो आप। ना। हाँ ठीक है, जब वो 5 साल होते हैं, 5 साल, तो 5 साल के बाद आप मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सनल मतलब पर्सन होते हुए या रिकॉग्नाइज्ड एक कंपनी होते हुए जो मार्केट में जानते हैं कि यार अगर आप ग्लास भी बेच रहे हो तो पता है यार वो उस बंदे का ग्लास लेना वो पिछले 5 साल से है। 7 साल बाद आप पहली बार मतलब रनवे पे आते हो, मतलब 5 साल में आप रनवे पे आते हो और 2 साल लगते हैं आपको टेक ऑफ में। 10 साल लगते हैं क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे जाने में, जहां पे प्लेन बिल्कुल क्रूज कर रहा होता है अबाव द स्काई। जैसे आप अगर जोमेटो की बात करो, आप ओयो की बात करो, आप कितने भी बड़े वेंचर्स को ले लो, उनको सबको 10 साल लगे उस क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे आने में। तो अगर किसी को लगता है वो 2 साल में कर लेगा, ठीक है। और इंडिया में क्या है कि जैसे स्टार्टअप बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मैं ये देखता हूँ कि गुजराती बनिया है, 2000 करोड़ की कंपनी है, उनके हार्वर्ड्स में पढ़े हुए लड़के उनकी कंपनी डुबा रहे हैं। तो मैंने एक मतलब वो लिखी थी लाइन कि कह गए भैया संत बबीर, ऐसा बिजनेस आएगा स्टार्टअप तुम्हारी फाड़ेगा और वीसी सिल ना पाएगा। ठीक है। तो जो स्टार्टअप कल्चर आया, आप ये देखो कि उसमें चांसेस कितने ज्यादा अमीर बनने के, उनको ये लगता है वो आज ही अमीर बन गए, नहीं यार। स्निच ब्रांड आया, 20 साल घिसाए बंदे ने, 20 साल के बाद एकदम वो सामने आया। तो उनको ये लगता है अभी ये सामने आया तो ये अभी आया होगा, नहीं। तो चाहे वो जेंजीज हो या कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो आज के लोग हो, ठीक है, 90s की हो 80s को, अगर किसी ने को है कि भाई देखो सीधी सी बात है, अगर स्वर्ग में जाना तो मरना पड़ेगा। मरना कोई नहीं चाहता, नौकरी सबको चाहिए, करना कोई नहीं चाहता, पैसे सबको चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना, कोई नहीं चाहता कि हम 5 बजे उठ के अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि उसके लिए डिसिप्लिन लगेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो फिर वो फ्रीलांसिंग वाली काम हो जाएगा कि आप फ्रीलांसर बिजनेसमैन हो, ठीक है, एक धंधा चल रहा है और एक धंधा नहीं चल रहा है। और अभी जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे ये पर्सनल मतलब ऑब्जर्वेशन है, जिन जो लोग बर्बाद हुए ना, में जितने लोगों को देखा जो बर्बाद हुए, उन्होंने सारे काम किए, सारे काम, ठीक है। और जो आदमी आज सक्सेसफुल है, मतलब एक सक्सेस की डेफिनेशन है इंटरनली भी फुलफिलमेंट और आउटर फुलफिलमेंट, ठीक है। जो ट्रिपल विन सिचुएशन पे काम कर रहा है, विन फॉर वी, विन फॉर माई मतलब कलीग्स एंड विन फॉर द वो, उसको 7 साल लगे करीबन करीबन। तो एक वो जो आपके मतलब अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, और एक जो लेगेसी ड्रिवन करके 7 साल। तो डिसाइड मतलब लोगों को करना पड़ेगा कि आगे कैसे उनको जिंदगी बितानी है। अच्छा, आपके बिजनेस पे आने से पहले एक छोटी सी बात है, मतलब ऐसी क्या गलती करता है एक एंटरप्रेन्योर, मतलब जो उन्होंने कि ये बहुत सारी सब काम कर लेते हैं, तो वो क्या काम करते हैं ऐसे जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं? देखो यार, सबसे पहले है मेंटेलिटी, वो अपनी मेंटेलिटी पे काम नहीं करते, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, ठीक है, डिसिप्लिन और कमिटमेंट। मैं एक चीज देखता हूँ, जितने भी मतलब जो बिल्कुल जिनकी स्टार्टिंग हो रही है ना लाइफ की, उनको ना हर चीज की बहुत जल्दी है, ठीक है, कि हसल चलेगा असल चलेगा। एक ही क्वेश्चन, इज इट स्टेबल, ठीक है। और बिजनेस चूज करना उनकी सेकंड गलती होती है कि मैं आपको बताता हूँ इंडिया में बिजनेस चूज कैसे किया जाता है। इंडिया में बिजनेस चूज कैसे करते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, वो घूम रहा है, मतलब उसके दिमाग में ये है कि मैं बिजनेस देख रहा हूँ, फिर वो मार्केट में जाता है, देखता है यार ये जो बिजनेस है ना बहुत चल रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं गाड़ियों का या लॉन्ड्री का, ठीक है। तो वो लॉन्ड्री को देखता है, यार इसने तो पैसा बहुत बना रखा है, इतने कपड़े यार 5-10 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं यार ये मैं काम करूंगा, फिर वो यूट्यूब पे जाता है, फिर वो यूट्यूब पे सर्च करता है, XYZ कोई भी आप बिजनेस करो यूट्यूब पे सर्च करता है, फिर वो कंपैरिजन फॉर्म में आता है कि किसका बिजनेस अच्छा है, चाहे तो वो फ्रेंचाइजी के लिए जाता है या वो खुद से काम करने के लिए सोचता है, ठीक है। उसके बाद वो फिर डिसाइड करता है कि मैं इसके साथ जाके जो है काम शुरू करूंगा। अब प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, अब एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, जिस मार्केट में आप दुकान ढूंढने जा रहे हो, सीधी सी बात है उसमें कोई ना कोई दुकान बंद हुई इसलिए आपको मिल रही है, नंबर 1। तो इसका मतलब बिजनेस नहीं चला। जब लोग लॉन्ड्री में बिजनेस बंद करके जा रहे होते हैं तो उसी टाइम खुल भी रहे होते हैं। जब लोग कॉफी की इंडस्ट्री में आ रहे होते हैं, ठीक है, कैफेटेरिया बना रहे होते हैं या फूड में आ रहे होते हैं, रिटेल सेक्टर में आ रहे होते हैं, प्री स्कूल में आ रहे होते हैं, प्री स्कूल बंद भी हो रहे होते हैं, रिटेल बंद भी हो रहे होते हैं। और वो तो प्रॉब्लम ये है कि जो क्राइटेरिया है लोगों का सोचने का, जो उन्होंने एक धारणा बना रखी है कि जो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा हम वही करेंगे। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है विषय, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पहले उनको ये सोचना चाहिए कि जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, क्या वो मैं बिना किसी की हेल्प से कर लूंगा। एक ये क्वेश्चन वो अपने आप से पूछ ले, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जो बिजनेस आज बंद हो रहे हैं ना, जिसमें लोग आ रहे हैं, उसमें छोटे से लेकर टॉप पे है। देखो जो प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं ना, वो गार्बेज के सामने भी कलेक्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं जो प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हैं। तो 0 और 100 दोनों का है। देर इज नॉट इवन अ सिंगल बिजनेस जो मैंने इंडिया में देखा हो या पूरे वर्ल्ड में जिसका 0 भी ना हो और जिसका 100 भी ना हो। तो टॉप हर एक का है, ठीक है।
तो नाकामयाब जो आदमी है ना उसने सब किया है, और कामयाब आदमी ने सिर्फ एक चीज़ की है जो मैं आपको बता रहा था, सिर्फ एक चीज़। आप ओयो को जानते हो एक चीज़ के लिए, आप ज़ोमैटो को जानते हो एक चीज़ को, आप नरेंद्र मोदी को जानते हो सिर्फ एक चीज़ के लिए, ठीक है? वो पार्ट टाइम कुछ नहीं कर रहा है, वो फुल टाइम है। अगर मतलब मैं शिवाजी कॉलेज का प्रेज़िडेंट था, फिर मैं वेस्ट कैंपस का प्रेज़िडेंट रहा, मैं इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप से फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था। तो वहाँ पे विजय गोयल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सारे ना पार्ट टाइम पॉलिटिशियन देखता हूँ, आई स्टिल रिमेंबर, ये 2012 की बात है जब मैं वो कोर्स कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप ना कभी ज़िंदगी में पार्ट टाइम पॉलिटिशियन मत बनना, कि आपने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोली हुई है और मैं पॉलिटिक्स भी करता हूँ, नेताजी के साथ फ़ोटो भी खिंचवाता नहीं। अगर आप बिज़नेस में हो, तो आपकी आइडेंटिटी सुबह उठते बैठते टाइम एक ही होनी चाहिए, तब आप नंबर 1 बनोगे। अब किसी का भी एग्ज़ाम्पल ले लेना, उसने एक ही काम किया 10 साल के लिए, वो सारे काम नहीं कर। मैं भी यही बात बोलता हूँ कि सब काम चूज़ करो लाइफ के अंदर। आप 22 साल के हो, स्टार्ट कर दो 22 साल से 25-26 साल तक सारे काम करो जो करने हैं आपको, जो करना पहले मतलब चाहे गिटार बजाना है, गाना गाना है, कुछ भी करो, 5-6 साल करो। फिर उसके बाद में लगे नहीं कि यार ये एकदम बेस्ट चीज़ है मेरी लाइफ की और मैं इसको 25-30 सालों तक कर सकता हूँ, मैं वही करूँगा। जैसे मेरे को भी नहीं पता था कि मैं पॉडकास्टिंग की दुनिया में आऊँगा, बट मैंने करा, मेरे को लगा यार ये तो अब ये मैं लॉन्ग रन तक कर सकता हूँ और जीऊँगा जब तक कर पाऊँगा। तो मैंने कहा अब इसी को पकड़ेंगे। मैं बिज़नेस भी करता हूँ। मुझे पता है कि बिज़नेस, अब जैसे मैंने बोला ना बिज़नेस लीडर, तो मेरे से आई थिंक 6-7 कंपनीज़ आई एम रनिंग इन 3 ईयर। मैंने स्टार्ट किया। तीनों कंपनीज़ में 6-7 कंपनीज़ में सब में लीडर्स हैं। वो सब खुद धंधा ड्राइव करते हैं। कुछ उनको पूछना होता है कि अभिषेक इसको और कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं अटक रहे, तब वो मेरे से बात करते हैं कि यार यहाँ पे हम अटक गए हैं, अभी क्या कर सकते हैं। और अटकते कहाँ पे सबसे ज़्यादा, सिर्फ फाइनेंस के अंदर। इसके अलावा बाकी सारा काम वो कर लेते हैं कि यार इसमें इतना पैसा लगेगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो डिसीजन आप बता दो, क्योंकि अगर मैंने डिसीजन लिया और 5-10 लाख का नुकसान हो गया तो क्या होगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, झेलेंगे। ऐसे बहुत सारे लीडर्स मेरी कंपनी में आए हैं जिन्होंने 50-50 लाख का नुकसान भी करवाया। मैंने स्टिल उनको नौकरी से नहीं निकाला, बात भी नहीं की। मैंने कहा ठीक है, जो भी ये 50 लाख की रिकवरी कैसे करेंगे, उस पे फोकस करो। मेगा स्ट्रेटजी, नुकसान हो गया तो हो गया। लोगों ने उन्हें फोकस किया और वो 50 लाख से बहुत पैसा बनाने की कोशिश, बोला कि ये बहुत पैसा बनाएँगे, और बहुत पैसा बनाया उन्होंने। तो अभी वो मैंने पूरी लाइन क्रिएट कर रखी मेरे लिए कि भैया कि यार आप, क्योंकि मैं तो कितना ही करूँगा यार, मतलब कर के थक जाऊँगा। ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, और हर मेरे को मल्टीपल ऑफ बिज़नेस खोलने हैं। तो मैं धीरे-धीरे बस लीडर क्रिएट करता गया कि भैया ये तेरे को करना है और ये ऐसे करना है, ये तेरे को करना है, ये ऐसे करना है। कुछ भी प्रॉब्लम आए, आई एम वन कॉल अवे। एक बार तो आप बिज़नेस बिल्डर हैं। मुझे भी नहीं पता है कि वो उस डिसीज़न सही होगा, क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूँ, हाँ, हाँ। या फिर कुछ मेरे को आता तो नहीं बहुत ज़्यादा कि मैंने बोल दिया कि यार एक गिलास ऐसे बेचेंगे तो ऐसे बिक जाएगी। जस्ट ट्राई इट। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और जो लग गया आपके, वो करते रहो, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल। अच्छा सर, अब बहुत बढ़िया बात करते हैं कि बताओ आप टीचिंग से इस पर्टिकुलर लॉन्ड्री फील्ड में क्यों आए? और सिर्फ लॉन्ड्री फील्ड ही क्यों चूज़ किया? आपको क्यों लगा कि मेरे को इसमें आना चाहिए? सो स्टार्टिंग ना बैक इन 2017 हुई थी, मेरी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लग गई थी, ठीक है? और पैसा बहुत ज़्यादा था नहीं। मेरे ऐसी बात नहीं है कि मतलब मेरे फैमिली में पैसे की कमी थी, ठीक है? मेरी फैमिली काफ़ी रिच है, मैं अमीर बाप का गरीब बेटा था, ठीक है? तो मतलब प्रॉब्लम ये थी कि मतलब मेरे फादर जो टीचर थे ना, टीचर की एक ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है। मैं आज ये बात बता सकता हूँ कि वो मानसिक रूप की दरिद्रता से कभी निकल नहीं पाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक एंटरप्रेन्योर जब 30 साल का होता है, मतलब एक बंदा जब 30 साल का होता है, तो उसको पैसे की क्यों ललक होती है? क्योंकि मानसिक दरिद्रता इतनी लंबी चली होती है कि उसको हर चीज़ शो करनी है, मेरे को एप्पल लेना, ये करना है, ठीक है? तो वो साइकोलॉजिकल लेवल पे कभी जा नहीं पाते। तो फादर के साथ मतलब हम थर्ड जनरेशन मतलब टीचर हैं। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर थे वो 1939 टू 1942 दरियागंज में हेडमास्टर थे, मास्टर श्रीराम। फिर मेरे फादर, मेरे घर में आज भी मतलब करीबन ही मान लीजिए 35-40 मतलब टीचर्स हैं पूरे परिवार में। मेरे दोनों सिस्टर वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल में। तो फादर ने पैसे नहीं दिए थे, इसीलिए मैंने मतलब जल्दी से जल्दी जॉब करने की सोची। सो पापा का मैं बोलता था अपने फ्रेंड को कि यार मेरे पापा का पैसा ना ताजमहल है, ठीक है? उसको देख सकते हो, ना बेच सकते, ना ना उसको इस्तेमाल कर सकते। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो एनआईटी श्रीनगर में था। उस टाइम में ना मैं साथ में बिज़नेस भी करता था। छोटे-छोटे बिज़नेस कंसल्टेंसीज़, छोटे-छोटे काम, ठीक है? तो मेरा जो फर्स्ट वेंचर था उस टाइम पे चल रहा था माई ज्ञान हब के नाम पे, मैं एजुकेशन में ही थोड़ा काम कर रहा था। और उस टाइम पे जो मेरा बाद में जाके जो पार्टनर बने वो आए थे श्रीनगर से एनआईटी करके, तो वो एमआईटी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो एवरी सैटरडे संडे, मतलब फ्राइडे को आ जाते, तो एवरी सैटरडे संडे हम दोनों साथ में शाम को घूमते थे मंदिर पे। तो ही यूज्ड टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, आज ये कर ले, ये कर ले, वो ये कर ले, मतलब उसको पूरा दिन आइडिया देने का था, मतलब ठीक है। तो वो बोला मैं अपने फ्रेंड के साथ ना, मतलब मेरा एक स्टूडेंट है पुराने वाले कॉलेज से, हिमांशु, उसका नाम अमर था। तो बोला कि 2017 की बात है कि यार हम एक बिज़नेस करने जा रहे हैं, वो लॉन्ड्री का बिज़नेस है। मैंने कहा यार लॉन्ड्री का कैसा बिज़नेस होता है? बोला यार थोड़ा-सा ना तू सर्च कर और मेरे को बता।
ठीक है, मेरे R&D बहुत स्ट्रांग थी उस टाइम पे। मैं काफ़ी बिजनेस के साथ मतलब R&D के लिए पार्ट टाइम मैं सर के साथ था। एक सर थे, मैं उनके साथ बिजनेस कंसल्टेंसी करता, डॉक्टर अमित महेश्वरी, ठीक है। तो उस टाइम पे वो मुझसे मिले और ऐसे-ऐसे हमारी बात हुई और मैंने उसपे सर्च किया और मेरे को जो शॉक लगा, वो ये था कि इसमें 68% का मार्जिन और नेट प्रॉफिट प्रॉफिट 32 टू 38% है। अब देखो इस चीज़ क को हम ऐसे देख सकते हैं कि 10 साल में जो ₹100 की शर्ट है ड्राई क्लीन वो ₹100 की हो रही है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब सोना ₹18 से ₹1,00,000 पहुँच गया, 18,000 से ₹1,00,000 सोना पहुँच चुका है। तो क्या होता है कि जब आपके एमआरपी में मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो आप मार्जिन्स श्रिंक करते हुए चलते हो सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अगर मार्जिन्स बहुत कम है तो एमआरपी बढ़ता चला जाएगा। दोनों में से आइदर वन एक चीज़ होगी। तो ये जो मतलब 68% का मार्जिन था ना, ये मतलब मेरे को शॉक दे रहा था। दूसरी बात कि इंडिया में ये काम कर क्यों नहीं रहा? जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर लॉन्ड्रोमैट्स बहुत खुल गए थे। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, तो वहाँ पे कनाडा वगैरह में लॉन्ड्रोमैट की कल्चर बहुत वो है। यहाँ पे वो चीज़ थी नहीं, ठीक है? और मतलब जब इसके अंदर और घुसा तो पता चला कि किसी के पास नॉलेज नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है। तो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में ना सबसे ज़्यादा पैसा मतलब बनाया जा सकता है इंडिया में। आप कोई भी अनऑर्गेनाइज़ पकड़ लो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लिफ्ट इंडस्ट्री। लिफ्ट इंडस्ट्री आज भी अनऑर्गेनाइज़्ड है, बिल्कुल राइट। ठीक है? लेकिन हर घर में लिफ्ट लगेगी आने वाले टाइम में। ऐसी शायद ही आपको कोई घर मिलेगा इंडिया में जिसमें लिफ्ट ना हो। तो अभी भी इसमें 10 साल बाकी हैं जिसमें आप एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। ये अपॉर्च्युनिटी उस टाइम पे दिख गई थी। तो उसने बोला कि यार मैं ये बिज़नेस करूँगा, तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो नाम वगैरह दिए, मैंने काफ़ी कंपनीज़ को नाम दिए थे इससे पहले, तो उसने कहा यार इसको भी एक नाम दे। तो हमने नाम दिया और हमने काम करना शुरू कर दिया। तो होम्स 121 में मैंने उसके साथ लग गया, तो उसने बोला कि यार मैं काम करूँगा, तेरे साथ करूँगा। हम एक काम करते हैं, हम 2 पार्ट डिवाइड करते हैं। एक जो मेरे स्टूडेंट का पार्ट होगा 50%, एक में 50 में 20, 25, 25 जो है हम दोनों कर लेंगे। अब उसके साथ अब मैंने काम तो शुरू कर दिया, ठीक है, टीचर मैं बन चुका था, कंपनी रजिस्टर्ड होगी, सारा काम शुरू कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा ना अच्छा चल नहीं पाया, ठीक है, उसके रीज़न्स काफ़ी रहे। लेकिन वहाँ से ना हमने सारी इन्फॉर्मेशन कैटलॉग कर ली। एक्चुअली मॉडल गलत था स्टार्टिंग में। वो ऐसा ही होता है बिजनेस, जब भी आप रन करते हो पहला दूसरा तीसरा बिजनेस। लर्निंग व्हाइल डूइंग की एक्टिविटी थी, उसके बाद कोरोना आ गया। बिल्कुल नेक्स्ट ईयर कोरोना आ गया, तो 3 साल गए। फिर नवीन ने बोला कि यार मेरे पास सर्वाइव करने के पैसा अभी नहीं है, सो तू देख ले, तो मतलब तेरे को करेगा। तो मैंने उसको सब कुछ दे दिया, ठीक है। मैंने बोला यार जितने पैसे इससे निकल सकें, जो शॉप थी, जो प्लांट था, और वहाँ से फिर जो है मैं वापस आया। तो थोड़े दिन स्ट्रगल किया, ठीक है, टीचिंग में साथ में था। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार इट्स हाई टाइम नाउ, अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं सुबह लाश लेके स्कूल नहीं जा सकता, ठीक है। एक तो मुझसे सुबह उठा नहीं जाएगा, ठीक है। रात को आप 1 बजे तक काम करते हो बिज़नेस के लिए और आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो अपनी बॉडी से कि सुबह वो मतलब स्कूल में सेम परफॉर्मेंस दे दे। तो मैंने कहा यार मैं लाश लेके स्कूल में नहीं जा सकता, इट्स हाई टाइम नाउ। तो मैंने रिज़ाइन दे दिया। तो घर की दीवारें बहुत गर्म थी, ठीक है। फादर बिल्कुल चिल्ला-चिल्ला के पागल हो रखे थे कि तू जॉब छोड़ के आ गया। पर मेरी वाइफ ने थोड़ा सपोर्ट किया, ठीक है, इसलिए वो इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रही है, ठीक है। तो एक उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद जिस स्कूल में मतलब 6 महीने के लिए आई वाज़ ऑन फायर, ठीक है, मतलब सॉर्ट ऑफ फायर जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर्ड अर्ली। मैंने अपना सारा पैसा सेट कर लिया था। अब देखो प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को लगता है कि हम हैं शक्तिमान, ठीक है, जो चाहेंगे वो हो जाएगा, शाका लाका बूम बूम की पेंसिल है। मैं ये अपने लेवल के लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने ये चीज़ें शक्तिमान और शाका लाका बूम बूम देखी है, ठीक है, हमारे पास वो नहीं है। मैंने पहले बैकअप क्रिएट किया था, एकदम नहीं छोड़ा था। फिर आई थिंक 2022 मार्च 2 को जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मेरे को वहीं से कॉल आई थी। तो 6 महीने मैंने वहीं पे पढ़ाया, ठीक है। तो जो हमारी टीचर थी वो मैटरनिटी लीव थी, तो सिस्टर कॉल मी, मैं कॉन्वेंट स्कूल से एजुकेटेड हूँ। तो शी आस्क्ड मी कि हिमांशु अभी आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा यार मैं तो रिटायर्ड हूँ। बोला हो रखा, क्योंकि एलुमनाई का मैं हिस्सा था। तो वहाँ पे फिर 22 मार्च को मैंने जॉब छोड़ दी और मैं फुल टाइम फिर यहाँ पे आ गया। देन आई चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, पहले विलॉस एक्लिस्टे प्राइवेट लिमिटेड था, फिर क्लीन क्राफ्ट आ गया है। तो कुछ चेंजेस किए और वहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाया और बस फिर मैंने वेस्ट दिल्ली में लगा के स्टार्ट कर दिया। तो क्लीन क्राफ्ट क्यों अलग है बाकी लॉन्ड्री बिजनेस से? अभी शायद बहुत सारे लॉन्ड्री बिजनेस है इंडिया में। तो देखिए वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, मुझे अलग नहीं करना। पहले तो ये है ना, जो अलग कहने वाली बात है ना, यही गलत है, ठीक है। अब मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनको ना अगर ये बात नहीं समझ में आ रही ना, तो भाई इसको ना गले से उतार लो, ठीक है। आपको अलग नहीं करना। एग्जाम्पल, पूरे इंडिया में आटे और सूजी के गोलगप्पे बिकते हैं। मैं मोरिंगा के आटा लेके अगर गोलगप्पे बेचने लगा तो मैं अलग करूँगा, नहीं चलेंगे। मैं कुट्टू के आटे के बनाऊँगा, नहीं चलेंगे।
प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन ही गलत पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप दूसरों से बेहतर कैसे हैं, ठीक है? जो आपके आटे के गोलगप्पे हैं, उनमें मैं सुपीरियर क्वालिटी लेके आऊँगा, मैं चटनी में सुपीरियर क्वालिटी लेके आऊँगा, पानी में सुपीरियर। मैं उस निश में नंबर 1 होऊँगा, जब मैं उसमें सबसे बेस्ट करूँगा, अलग नहीं करूँगा। मैं भी लॉन्ड्री चलाता हूँ, टम्बल ड्राई भी लॉन्ड्री चलाता है, यूट्यूब मतलब सॉरी यूक्लीन भी मतलब लॉन्ड्री चलाता है, लेकिन मैं उनसे बेहतर चलाता हूँ, ठीक है? कमियाँ सिर्फ़ 2 चीज़ों में देखनी है, एक अपने में, एक दूसरे में। अपने में दिखा देंगे जो आपके पास कॉल्स आएँगी, वो आप बेहतर करो, ठीक है? जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसकी कमी आपकी यूएसपी होनी चाहिए। आप ये देखो कि आपका कॉम्पिटिशन क्या गलत कर रहा है, कहाँ पे पानी मर रहा है, तो वो आपकी मतलब यूएसपी बनेगी, तब आप आगे बढ़ोगे। आपको अलग नहीं करना, मैं अलग नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ 80% जो आज एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है? यार देखो स्कूल में ना हम बहुत नॉर्मल थे, कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की हमारी गर्लफ्रेंड नहीं थी। हमने कुछ बहुत भयंकर उखाड़ा नहीं, ठीक है? धंधा करना है, तो सबसे बेहतर करना है, क्योंकि इसमें जो मोटिवेशन फोर्स है ना वो पैसा है, ठीक है? और हमें एज़ अ बिज़नेसमैन मतलब हम घर के भगत सिंह हैं, हमें अलग नहीं करना, हमें बेहतर करना है। उस टाइम में राजगुरु भी थे, सुखदेव भी थे, ठीक है? पूरी एचएसआरए थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, लेकिन सबसे बेहतर किसने किया? भगत सिंह ने। उसने कहा मैं एंड तक ले जाऊँगा, एंड इज़ द बिगिनिंग। तो वो स्टेज पे गया और उसने अलग किया। आज सबसे ज़्यादा नाम किसका लिया जाता है? भगत सिंह का। तो आपको उस लेवल पे बेहतर करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई ना, मेरे को अलग नहीं करना, मेरे को बेहतर करना है। तो ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस में कुछ 4-5 चीज़ ऐसी बताओ ना कि पहला पहला चीज़ तो बताओ कि सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग कहाँ होता है? कुछ लोग वॉशिंग मशीन चला रहे होते हैं, मतलब सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के नाम पे, कुछ डिटर्जेंट ऐसा यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया आयरनिंग के नाम पे वो धोखाधड़ी हो जाती है। तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने मिक्स पूछे, पर ये एक ओवरऑल एक बिज़नेस का पर्सपेक्टिव बताओ कि इस बिज़नेस में होता क्या है? और सबसे ज़्यादा पैसा लूटा कहाँ जाता है कस्टमर से? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं कि ड्राई क्लीनिंग। इंडिया में जो सबसे मिसलीडिंग टर्म है ना वो ड्राई क्लीनिंग है, ठीक है? इंडिया में 200 मशीन्स भी नहीं है ड्राई क्लीनिंग की, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग की जो मशीन है ना वो 48 लाख की आती है, 2 ही कंपनी है, रंज़ाकी और फैब्रिमैटिक। पहले तो आप ये चीज़ समझो, वो इटली से आएँगी, वो ओरिजिनल। उसके बाद जो फर्स्ट कॉपी बनेगी, वो आएगी साउथ कोरिया से, बनेगी चाइना में। इंडिया में जो बनती है वो एमटीओ की मशीन मिलती है जिसको व्हाइट पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है? उसको भी बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग। लेकिन एक्चुअल ड्राई क्लीनिंग चाहे तो पर्क से होगी, हाइड्रोकार्बन से होगी। वो ऑयल बेस होता है, ठीक है? ऑयल में कपड़े धुलते हैं, ऑयल से ही सूख जाते हैं, तो ड्राई इन ड्राई आउट। 10 किलो की मशीन होती है, काफ़ी बड़ा उसको स्पेस लगता है, करीबन-करीबन 16/10 का स्पेस आपके पास होना चाहिए, पीछे 2 फीट की जगह होनी चाहिए। तो वो मशीन आपको 27 लाख आपको इंस्टॉलेशन के बाद पड़ेगी इंडिया में। तो अगर मैं ड्राई क्लीन लॉन्ड्री एसोसिएशन के साथ बैठा होता तो शायद वो कहते यार 100 भी नहीं है। इंडिया में मैंने अभी तक यही सुना कि 2 ग्रीन अर्थ हैं। तो ड्राई क्लीनिंग। अब इंडिया में क्या होता है कि ड्राई क्लीनिंग के नाम पे एरियल के अंदर मतलब बाल्टी जो स्टेनलेस स्टील की बाल्टी होती है जिससे दूध निकाला जाता है, ताकि उसमें ज़ंग ना लगे, उसमें आपका कपड़ा डाला जाता है एरियल के साथ और उसको रगड़ के धो दिया जाता है, ठीक है? लॉन्ड्री और वेट क्लीनिंग ये सबसे मतलब कन्फ्यूज़ टर्म है, तो ड्राई क्लीनिंग आपको समझ में आ गई बिल्कुल ऑयल बेस जो इंडिया में हो नहीं रही थी। बिल्कुल नहीं हो रही है, मतलब अभी हो रही है। 100-200 हाँ, मतलब देयर आर सम गुड कंपनीज़, ठीक है? मतलब वो ये काम कर रहे हैं। वो भी मेट्रो सिटीज़ में ही है बस। हाँ, क्योंकि आप समझना साड़ी के साथ आंटी धनिया फ्री माँगेगी। अगर मैंने हाइड्रोकार्बन ऑन कर दी, तो मेरे तो ₹200 गए, ठीक है? आने-जाने और मेरी कॉस्टिंग अलग। तो इफ आई एम चार्जिंग 200 फॉर अ साड़ी, मैं कभी वो पैसा बना ही नहीं पाऊँगा। इट विल बी अ लॉस मेकिंग मॉडल, ठीक है? तो प्राइस बेंचमार्किंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कस्टमर दे ही नहीं सकते टायर 2, टायर 3 सिटी में, तो वहाँ पे ड्राई क्लीनिंग नहीं होगी। तो वो हाथ से एमटीओ यूज़ करते हैं, ठीक है? मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल जो बजर का भी आता है, जो आप मतलब ऑयल पेंट करते हो यूज़ करते हो, ठीक है? वो कमर्शियल लेवल पे लेते हैं, भारत पेट्रोलियम में एचपी का। तो उसको हाथ से धो देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ड्राई क्लीनिंग, मतलब ये नहीं कि वो ड्राई क्लीनिंग नहीं है, पर वो भी है। पर इंडिया में मैंने आपको बता दिया ड्राई क्लीनिंग कैसे होती है। अब लॉन्ड्री क्या है, नॉर्मल एल्कलाइन डिटर्जेंट से जो 9 टू 10 पीएच का डिटर्जेंट हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है? उसको कैसे भी घिस के धो दो, क्योंकि लॉन्ड्री का कपड़ा है वो डे टू डे वेयर है, उसको आप कैसे भी धो सकते हो, नो इश्यू। वेट क्लीनिंग नया कांसेप्ट है जो 2000 आई थिंक 17 या 18 में आया था, ठीक है? वर्ल्ड में पर्क बंद हो गया था, ठीक है? उससे कैंसर होता था, किडनी में प्रॉब्लम आती थी, तो अमेरिका ने बोला कि पर्क बंद होगा, उसका डिस्पोज़ करना भी बहुत इश्यू था। तो कनाडा में भी बंद हो गया। एक बंदा था जिसका नाम आर्नोल्ड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने सिनर साइकिल के कांसेप्ट को, सिनर साइकिल होता है कि एक कपड़े पे कितना मैकेनिकल, टाइम, टेम्परेचर और केमिकल दिया जाए। फॉर एग्जांपल आप कॉटन पे क्या वही टेम्परेचर दे सकते हैं जो आप सिल्क पे दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल फाइबर का क्वालिटी डिफरेंट है, फिर क्या टेम्परेचर वो दे सकते? नहीं। क्या मैकेनिकल एक्शन भी सेम दे सकते हो? तो उसी तरह पटक सकते नहीं। कॉटन को आप कैसे पटक लो, इट्स अ वेरी
मतलब गजब का मटेरियल है, हार्डकोर कितना भी यूज करो। तो सिनर साइकिल को यूज करके उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया जिसको उन्होंने बाद में इलेक्ट्रोलक्स को सेल किया। उन्होंने कहा कि कोई भी कपड़ा पानी में क्लीन हो सकती, पानी की क्लीनिंग वैल्यू दुनिया में सबसे बेस्ट है, ठीक है, उसमें वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो ऑब्वियसली अगर कुछ भी होगा ऑयल बेस को छोड़ के, मतलब स्पॉटिंग की बात हम अभी नहीं करेंगे, तो ऑयल मतलब वो चीजें निकल जाएंगी। अब उसने ये चीज इलेक्ट्रोलक्स को दी और लगून लेके आया पानी से, ठीक है, तो उसको वेट क्लीनिंग कहा और लॉन्ड्री नॉर्मल जो हम करते हैं। तो तीनों कंसेप्ट, लॉन्ड्री, वेट क्लीनिंग और ड्राई क्लीनिंग, मतलब ड्राई क्लीनिंग के सब्स्टिट्यूट वेट क्लीनिंग या लॉन्ड्री नहीं, पर इंडिया में क्या हो रहा है, ड्राई क्लीनिंग का सब्स्टिट्यूट लॉन्ड्री, ठीक है। अब आयरनिंग की बात आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोहे की प्रेस होती है ना, उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता क्योंकि थर्मोस्टेट नहीं होता। चीटिंग में बताता हूँ कहाँ होती है। आपने 2000 से 2500 का शर्ट लिया नॉर्मल, ठीक है, 2500-3000 के आपने पैंट ली डिस्काउंट में, ये स्टार्टिंग रेंज है। आज मिडिल क्लास लॉन्ड्री ऑप्ट कर रहा है, ये स्टार्टिंग रेंज है। उसने जैसी प्रेस करवाई, आप यकीन माना 30 to 35 प्रेस के बाद जो अपर फाइबर है वो शर्ट का बिल्कुल घिस जाएगा, वो शर्ट पुरानी लगने लग जाएगी। ऐसा ही हो रहा है अभी। हाँ, ठीक है। और जो उसकी सिलवटें सामने आती हैं, जब आप पहन के जाओगे तो उसको 3 घंटे लगेंगे जाने में। Right. तो वो जो आपका कपड़ा खराब कर रहा है, बेसिकली आप उसको कपड़ा दे रहे हो जलाने के लिए, ठीक है, वैक्यूम प्रेस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके कपड़े सस्ते हैं तो धोबी इज द बेस्ट पर्सन जो आपका काम कर देगा, ठीक है। और धोने में जहाँ पे मतलब सबसे बड़ी चीटिंग होती है वो ये होती है कि एक टीना पॉल आता है, वो बहुत ही थर्ड क्लास मतलब डिटर्जेंट है। थर्ड क्लास तो नहीं कहूँगा, मतलब उससे भी नीचे भी डिटर्जेंट है जो 10th क्लास तक भी जाते हैं इंडिया में। तो उसमें स्लैरी, यूरिया, कास्टिक, पता नहीं क्या क्या डाल के वो घोल तैयार करते हैं और उसमें वो कपड़ा कर देते हैं। अगर आपने वो कपड़ा 20 से 25 बार उसमें धुलवा दिया, वहीं से क्वालिटी डिग्रेड होने लगी, 100 के बाद फट जाएगा। आप पैंट में पैर डालोगे, पैंट पैर कहीं और से निकल जाएगा। तो बेसिकली जो ये चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि कस्टमर को नॉलेज नहीं है अभी, राइट। ठीक है। और जब तक नॉलेज मिलेगी नहीं, ठीक है, जब तक हम भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। अब हम मतलब पीएचपी जो कंट्रोल्ड है डिटर्जेंट्स हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है, एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। तो उसमें कास्टिक होता नहीं, तो वो फाइबर को इतना तोड़ता नहीं। तो अगर आप 100 बार भी हमसे धुलवाएंगे और आप बिल्कुल नहीं, मतलब जहाँ पे हमने वो काटा उसका टैग, तो वो 100 क्लीनिंग तक भी बिल्कुल शानदार रहेगी। करेक्ट। मुझे एक बात बताओ, मेरे को आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि जैसे आपको तो पूरा इंडस्ट्री का नॉलेज हो गया अभी आप, हाँ। कि आपको पता है कि कहाँ पे स्कैम हो सकता है, कहाँ पे कपड़े खराब हो सकते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है। तो आपको तो बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल पता है कि यार ये मैं चीटिंग करूंगा तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा करूंगा तो ऐसा पैसा कमा लूंगा। तो आप अपने बिजनेस में 100% लॉयल हो क्या? 100%। कोई कैसे विश्वास करेगा, क्योंकि आपने तो बताई ये सारी चीज़ें कि मुझे सब चीज़ पता है। आप है ना, एक चीज़ समझना, एक तो है बिजनेस एथिक्स, हाँ। ठीक है, हमें अपना वाई बहुत क्लियर है, ठीक है, ये कंपनी हमने क्यों शुरू की थी हमें वो बहुत क्लियर है, वो हमारे एथिक्स झलकते हैं, ठीक है। और जो छिछोरापन होता है वो ज़्यादा लंबे टर्म तक सर्वाइव नहीं करता। लेकिन अगर आप प्रूफ मांगो, ठीक है, कि हम किस लेवल पे काम करते हैं, तो आपको जो भी चाहिए हम सारी चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के देते हैं अपने सारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स को। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी की बात आप वापस करते हैं, ठीक है। अगर मान लो फ्रेंचाइजी आपसे मैं लेता हूँ, कोई लेता है आपसे फ्रेंचाइजी, तो सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि फ्रेंचाइजी ओनर के साथ हमेशा धोखा होता है। 90% धोखा हो जाता है अगर उसने इसकी फ्रेंचाइजी ली और वो कमा नहीं पा रहा है, अनटिल अनलेस कोई शायद मैकडोनल्ड्स की या फिर कोई बड़ी ले ली, क्योंकि वो भी बंद हो उसके जाता ऑलरेडी कैप्चर हो गए, फिर भी बंद हो जाते हैं वो लोग भी। तो ऐसा क्या बिजनेस मॉडल आपने क्रैक कर लिया ताकि दोनों को, आपको भी विन सिचुएशन और उसकी विन सिचुएशन, उसका भी घर परिवार अच्छा चले और आपका भी घर परिवार अच्छा चले? है। देखिए, पहले हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो हम कोई भी फ्रेंचाइजी लेने आता था तो हम दे देते थे, ठीक है। अभी हमने क्या किया हुआ कि हम कुछ लोगों को मना भी कर देते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर प्रोफाइल देख के या उनकी मतलब फाइनेंशियल प्रोफाइल देख के। जो फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री में मेरे को करीबन करीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, ठीक है। और हमने वेबसाइट पे लिखा हुआ 7 थिंग्स यू शुड नो बिफोर बाइंग अ फ्रेंचाइजी इन इंडिया, ये मेरी वेबसाइट पे है कि झूठ कहाँ बोला जाता है। फ्रेंचाइजी फीस से लेके आपकी अथॉरिटी कितनी रहेगी वहाँ पे, ठीक है, वो पूरे के एक-एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट के भई आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो। रही बात हमारी फ्रेंचाइजीज़ की, हमने क्या किया कि हमने गारंटीज़ दी, ठीक है। देखो क्या होता है, फ्रेंचाइजी क्यों नहीं चलती पहले इस पे बात करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 रीज़न ये होता है कि वहाँ पे ना नौकर मालिक को बताता है कि काम कैसे होगा। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, आप मेरे पास फ्रेंचाइजी क्यों लेना है? क्योंकि आपको ये पता चल गया कि इस इंडस्ट्री में कोई भी मुझे नहीं सिखाएगा एक्सेप्ट हिमांशु सर, कि कपड़े वॉश कैसे होते हैं, ठीक है। बुक मैंने लिखी हुई है, वो एक्सपर्ट के पास आएँगे। दूसरी कंपनीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कोई टीचर है ही नहीं, एक्सपर्टीज़ नहीं है। वहाँ पे नौकर मालिक को बता रहा काम कैसे होगा। आपको लगता है ये चीज़ सर्वाइव करेगी?
अगर ओनर मतलब इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। मैं पहले ना बहुत फ्रेंचाइजीज के पास गया, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं ये देखता हूँ कि कंपटीशन जो है वो क्या नेगेटिव चीज़ कर रहा है, ठीक है। अब आपको 2-4 चीज़ बता दी, कपड़ा यहाँ डाल दो, इसको डाल दो, इसको ट्रेनिंग नहीं कहते। मैंने बैचलर्स इन एजुकेशन की है, मुझे पता करिकुलम और सिलेबस क्या होता है, और एंड रिजल्ट जो आपने पढ़ाया है उसका नीचे लिखा होता है कि इससे आउटकम क्या आएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, उसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। चाहे आप फूड इंडस्ट्री से नहीं है, आपने उठा के एक रेस्टोरेंट डाल दिया, आपको कुछ भी नहीं पता। शेफ को भी पता चल गया कि ना तो आपके पास डोमेन एक्सपर्टीज है, ना ही आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं। डोमेन एक्सपर्टीज का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रिक्वायरमेंट है, कोर, जैसे सिविल इंजीनियर है उसकी कंस्ट्रक्शन डोमेन एक्सपर्टीज है। सॉफ्ट स्किल्स या फंक्शनल एक्सपर्टीज होती हैं वो 7 पैरामीटर्स, वैसे तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 9 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें आपकी सेल्स है, मार्केटिंग है, R&D है। एक सीईओ कौन होता है जिसको ये 9 के 9 पैरामीटर ऑन द टिप्स पता हो कि इनको हैंडल लास्ट तक कैसे करना है। फिर हर एक के प्रोसेस सिस्टम और स्ट्रक्चर वो बनाएगा, हु विल डू, हाउ ही विल डू, एंड हाउ ही विल रिपोर्ट आफ्टर डूइंग इट। तो 9 के 9 पैरामीटर्स, इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं, तो हम दोनों चीज़ें उसको सिखाते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि हम क्या अलग कर रहे हैं। ये मुझे पहले से ही पता था कि जो भी हमारे पास फ्रेंचाइज़ी आएगी, ठीक है, उसको नहीं पता होगा। उसको सच में कुछ भी नहीं पता होगा लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग। बस वो एक शॉप पे जाके ये देख के आया कि यार ये बहुत अच्छा धंधा है। फिर वो ढूँढा, फिर यूट्यूब पे उसने मेरा वीडियो देखा। अब वो एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाह रहा है जो उसको इस नदिया से पार निकाल दे। और मेरे जितने भी फ्रेंचाइज़ी पार्टनर्स हैं, वो 100% जो उनका पैसा है, वो बहुत हार्ड एंड मनी है। तो हम बहुत खुल के बात करते हैं, क्योंकि मेरी टीम में ना कोई सेल्स वाला नहीं है। मेरे टीम्स में सारे टीचर्स हैं, वो कोचिंग भी देते हैं और उनका कोई टारगेट नहीं है। मतलब आपको एक ऐसी टीम दिखेगी जहाँ पे वो आपकी सारी सुनेंगे और आपको गाइड करके छोड़ देंगे कि इफ दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू, लेट्स सिट एंड मेक अ डील। अगर ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है तो वो आपको बिल्कुल मना कर देंगे कि सॉरी सर, आप कोई और देखिए, आप रिटेल सेक्टर में जाइए, आप फूड में जाइए। तो यहाँ पे जो चीटिंग शुरू होती है ना, या जो ये बोले कि भाई चीज़ें चलती नहीं है, ठीक है, फ्रेंचाइजी क्यों नहीं चलती, उसकी शुरुआत जो बीज है ना वो यहीं से है कि आपको मेनली जो आपकी मदर कंपनी है उसमें से आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए हाउ टू रन दिस, और उसको करीबन 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने बाद वो इतना एक्सपर्ट होता है कि वो एक से नहीं, वो 5 स्टोर भी हैंडल कर सकता है। अपने सारे के सारे फ्रेंचाइजी जो पार्टनर्स हैं वो इतने ट्रेन हो जाते हैं उसके बाद। कोर नॉलेज होना चाहिए। कोर नॉलेज दोनों चीज़ों का, मतलब अगर मैं लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग की बात करूँ तो सॉर्टिंग, स्पॉटिंग, वॉशिंग, आयरनिंग और पैकेजिंग, बिल्कुल कोर नॉलेज उनको पता होता है। मतलब सीईओ होना चाहिए उस पर्टिकुलर बिजनेस का। एग्जैक्टली और फिर उसकी सेल्स, मार्केटिंग और उसके ऑपरेशंस, बैक एंड और फ्रंट एंड, ये चारों चीज़ें उसको कोर होनी चाहिए। मतलब सेल्स में भी खड़ा हो गया, अगर आपके सामने क्वेश्चन पुट अप होता है, मान लीजिए कस्टमर आई, मोस्टली फीमेल होती हैं, और वो ये आपको बोल दें कि भैया ब्लैंकेट आप 350 में कर रहे हो, साथ वाला ड्राई क्लीनर तो 200 में करना चाहिए, तो ये सेल्स पिच होती है। इनको हम बैड हैबिट्स ऑफ द कस्टमर बोलते हैं। तो आपको ऑलरेडी उस काउंटर पे खड़ा होकर पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बैड हैबिट्स ऑफ माय कस्टमर, ठीक है। अगर आप अलग-अलग बिज़नेसेस की देखोगे तो बैड हैबिट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, तो उसको पहले पता होना चाहिए। ये पता होनी चाहिए, सही बात है। तो मेरे को अभी मेरा बिजनेस का रिकॉल हो गया, मेरे कस्टमर्स की बैड हैबिट्स क्या है। हाँ, और मैं एग्ज़ैक्टली। यही सिखाता हूँ उनको, सबको, मेरे सेल्स वालों को या किसी को, कि देखो यही ये वो यही करेगा, अब उसको हैंडल कैसे आप करना। हैंडल कैसे करोगे? देखो, डिस्काउंट माँगना धर्म है। देश में धर्म का पालन है डिस्काउंट, लेकिन ये नेचुरल है, उसका राइट भी है। लेकिन उसके लिए आपको पता भी होना चाहिए कि आप क्या पुट अप करोगे, मीन्स लॉजिकल ब्रेन से, और मतलब आपके राइट ब्रेन और राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन से आप क्या जवाब दोगे। राइट, आपने बुक भी लिखी है इसके ऊपर, लॉन्ड्री के ऊपर, पहली बुक है ऐसी, मैंने तो शायद नहीं सुना। 1947 से। तो क्या बता रही है बुक की, मतलब हर चीज बता देगी, लॉन्ड्री के ऊपर सब कुछ पूरा ज्ञान दे देगी। हाँ, मतलब ये है ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हाँ, क्या नाम है बुक का? व्हाट लेस प्रॉफिट्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक क्रेजी प्रॉफिट्स, बेसिकली देखिए, मतलब कोई भी इंसान जब कोई बिजनेस करता है ना, तो उसकी बेसिकली ना 3 बातें होती हैं, ठीक है, जो मैंने गुजरातियों से सीखी है। जो गुजराती होते हैं ना, उनसे मैंने 3 बात सीखी है। कितना लगेगा, कितना आएगा और कब तक आएगा। ये बुक में आपको मिल जाएगा। इसका जो सेकंड वर्जन अब आ रहा है, वो जो हमने पिछले इनसाइट ली है पिछले 3 साल में, मतलब मैं मोर देन 273 स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और 100 से ज़्यादा आज हमारे स्टोर्स हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला के। तो वहाँ से जो हमें इनसाइट मिली कि आपके पूछने से पहले ही आप, हमें पता है कि आप क्या पूछने वाले हो, ठीक है, कि सर मेरा बजट इतना है, इसमें कैसे स्टार्ट करें, कौन-कौन सी मशीनरी लगेंगी, इंडिया में जगह कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम शॉप चला सकते हैं, हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए, क्या-क्या हमें प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं और उनके क्या-क्या सॉल्यूशंस हैं, और फिर कोर एक्सपर्टीज़, ठीक है। मतलब वो मतलब A टू लेके और PhD तक अभी के लिए बुक है, क्योंकि मैंने काफ़ी लिटरेचर पढ़ी है
केमिकल लिटरेचर, टेक्सटाइल लिटरेचर, मशीनरी की लिटरेचर। अब मेरे से मशीन ठीक करा लो, आप पूरे टेक्सटाइल पूछो मेरे से, सारा लॉन्ड्री हैकिंग करा लो। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी हुई हैं। और एक चीज़, जब भी हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो उसके साथ अब हम गारंटी देते हैं, ठीक है। अगर आपको बुक पसंद नहीं आई, 100% कैशबैक गारंटी, नो क्वेश्चन आस्क। आप कोचिंग लेने आते हैं, आप 2 दिन क्लासेस लीजिए, आपको नहीं समझ में आया, 100% रिटर्न। और वैसे ही हमने फ्रेंचाइजी में गारंटी दे रखी है, बिल्कुल ठोक के। आपको पूरी इंडिया में कोई गारंटी नहीं देगा, फ्रेंचाइजी के मामले में कोई गारंटी नहीं। क्या गारंटी दोगे? मतलब मैं आ जाएगा, आप पे इन्वेस्ट करता हूँ, देखिए स्टार्टिंग करते हैं हाँ। जहाँ जहाँ चीटिंग होती है, आपने कहा ना चीटिंग, मैं स्टार्ट करता हूँ, मान लो कितने रुपए लगेंगे? मतलब करीबन करीबन एग्जाम्पल लेके चल रहा है, एग्जाम्पल लेके, हाँ, मतलब नॉर्मल आप 20 से 25 लाख के अंदर अंदर, 25 लाख मान लेते हैं, 25 लाख मैंने आपको दिए, ठीक है। 2% का ब्याज तो फॉर श्योर आएगा, जो गुजराती बनिया पकड़ जाएगा, ठीक है। इतना तो है। मैं मोटा मोटा आपको एक चीज बताता हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। 2.5 लाख रुपए की आपकी सेल होती है, 2 से 2.5 लाख रुपए की, ठीक है। 1 साल में आपका 25 लाख रुपए का करीबन करीबन टर्नओवर जाता है। 2 साल में आपका 50 लाख का टर्नओवर जाता है। 30 लाख आपका खर्चा है, 20 लाख रुपए आपके जेब में आ जाते हैं 2 साल के अंदर। 2 साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसको और कॉम्प्लेक्स तरीके से समझना है तो उसके लिए आरओआई शीट है, वो आप परफॉर्मेंस सीए के साथ मैं आपको बैठा दूंगा। ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, इसकी इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है मैन पावर की, वो कैसे सॉल्व करी आपने? वो कहाँ से लाओगे आप? मुझे कैसे लोग ला के दोगे? मैं कर्नाटक में हूँ, मुझे अब वहाँ के लोकल लोग चाहिए, तो वो कैसे लाओगे? देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, ये ना मॉडल हाइब्रिड सिस्टम पे चलता है इंडिया में। इसकी प्रॉब्लम ये थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने अभी पूछी है ना, आप किसी भी फ्रेंचाइजी पे जाओगे, किसी भी स्टोर पे जाओगे, XYZ किसी भी कंपनी में, वो जाके एक बात बोलेगा, मैन पावर की प्रॉब्लम। और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के अंदर मैन पावर की प्रॉब्लम है कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप समझना, इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करता है। घास जहाँ पे उगेगी वहाँ पे इंडियन आपको मिलेगा, हर प्लेन में एक इंडियन होता है, मानते हो, ठीक है। हर कॉन्टिनेंट में, सॉरी हर कंट्री में, 195 देश में 3 शायद देश छोड़ के बाकी हर इंडियन लेगा। जब इतनी बड़ी मैन पावर, और वो भी यंग मैन पावर के साथ बैठे हुए हैं, और आपको प्रॉब्लम आ रही, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो स्टार्टिंग में हमने रिसर्च करी, हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें पता चला कि पहले ना हम इंपोर्टेड मशीन्स यूज नहीं करते थे, हम देसी मशीन्स यूज करते थे, डोल। प्रॉब्लम समझो, अगर रूट कॉज एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगी कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। वो लोग ढोल यूज करते थे, हाइड्रो यूज करते थे। अब एक ब्लैंकेट, सर्दियों के टाइम में ब्लैंकेट आती है, ठंडे पानी में धो सकते हो, गर्म पानी में धोएगे तो श्रिंकेज मारेगी। उसको पानी से उठा के वो ढोल में डाल रहा है, और उससे उठा के वो हाइड्रो में डाल रहा है पानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सारा प्रोसेस मैनुअल हो रहा है, पूरे हाथ गल गए, पूरा पैर गल गया, बुखार आ गया। धोबी ने अपने बेटे को बोला कि बेटा आप इस धंधे में मत जाना, इसमें तो मौत है, आप चाहे कोई और काम कर लो, चाहे आप गार्ड बन जाओ, ठीक है। तो यहां से शुरू हुई डिक्लाइन होने की, कि हम लोकल मशीन्स यूज कर रहे थे। उसके बाद जो फ्रेंचाइजी पार्टनर होता है, उसको लगता है कि जो मैंने शॉप ले ली, वो लेगा 1.5 लाख की, लेकिन लड़के के लिए वो पिग फार्म बना देगा। मैं लिटरली ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, पिग फार्म। जब हम फ्रेंचाइजी को बोलते थे ना कि सर आपको एक रूम लेके देना पड़ेगा, यार आपने शॉप के लिए 55,000 रुपीज बहुत पॉश में बिल्कुल एकदम प्रीमियम लोकेशन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, 350-400 स्क्वायर फीट का ले लिया, लेकिन लड़के के लिए आपने रूम कहाँ रखा? चाहे तो लड़का आप बोल रहे हो कि अभी इसको यहीं सुला दो, ठीक है, वो आपको बर्डन लग रहा है। जबकि नेचर ऑफ बिजनेस ये कहता है कि वो बंदा आपके पास आ रहा है। अब प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे किया। नॉर्मली हम वहाँ पे ऐड चलाते हैं और एक लाइन लिखते हैं, 15 दिन की ट्रेनिंग में पाए 15,000 की नौकरी, ट्रेनिंग फ्री। ठीक है, हमें उसको क्या चीज़ सिखानी है? सॉर्टिंग, स्पॉटिंग, वॉशिंग, आयरनिंग और पैकेजिंग। एक बंदे को मैं 15 दिन में चीता बना देता हूँ। अब उसको ट्रेनिंग क्यों नहीं मिल रही थी, इसके ऊपर अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो सेम प्रॉब्लम आप पार्लियामेंट में देखते हो ना, कि एसी में बैठ के जो डिसीजन लिए गए ना, वो धूप में खड़े हुए एक मजदूर को समझ में नहीं आते, और वहां तक आते आते उसकी फिजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। पहले राजा महाराजा क्या करते थे? आम वेशभूषा पहन के और अपनी जनता में उतरते थे प्रॉब्लम जानने के लिए। ठीक है भाई, तू सीईओ ना, तो पता होना चाहिए कि तेरे ऑफिस के टॉयलेट क्यों नहीं क्लीन हो रहे। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी, जो केमिकल बनाने वाले थे, जो मशीनरी चलाने वाले थे, उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया कि वो वहां तक सर्वाइव ही नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब N32, केवासॉल, प्योरासॉल, डेपरेट 1-2, ये कैसे नाम है यार? ये केमिकल वालों ने नाम दिए हैं। मैं आपको 5 मिनट में बता सकता हूँ दाग कैसे हटते हैं, सिर्फ 5 मिनट मुझे लगेंगे। 5 कैटेगरी हैं, उनके 2-2 एक-एक प्रोडक्ट हैं, अभी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। लोग कहते हैं पता नहीं कितने साल लग जाते हैं यार कपड़ा मतलब चूज समझने में कि एक कपड़ा कैसे धुलेगा। हमें जरूरत ही नहीं, 3 ही केमिकल बने हैं और 2 ही ml यूज होते हैं। तो हमने वो चीज़ें इतनी, मैंने आपको बोला ना कि घर का खाना आप हमेशा खा सकते हो। मेरी कंपनी 8th क्लास लड़का चला सकता है, मैंने इतनी सिंपल बनाई हुई है। मैंने कहा भाई तू उर्दू में लिख ले, तेरे को तेरा काम पता होना चाहिए, और काम करने के बाद तेरे को कहाँ रिपोर्ट करनी वो पता होना चाहिए, और ये कांड आगे किसको हैंडओवर होगा वो पता होना चाहिए। बस ये तो चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं, मेरे को कॉम्प्लेक्स चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती।
तो वहाँ पे हम ये चीज़ लगाते हैं, एक लड़के को लाते हैं, उसको सिंपल भाषा में बताते हैं कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। दूसरी बात, जो हमारा फ्रेंचाइजी है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। हमने ही बोला हुआ कि अगर आपको ट्रेनिंग और सारे सीक्रेट्स पता नहीं चले, जब तक नहीं पता चलेंगे, हम आपके लेबर की पूरी पे करेंगे, सारी सैलरी क्लीन क्राफ्ट की तरफ से है। तो ये लायबिलिटी खड़ी हो गई कि भाई इनको तो ट्रेनिंग देना ही देना पड़ेगा। बाकी कंपनीज क्या बोल रही थी, अरे भाई मैंने अगर इसको सिखा लिया ना तो ये खुद का खोल लेगा। मैंने कहा अगर हम इनको सिखा देंगे ना और ये हमारे साथ कदम से कदम, तो उनको पता चलेगा कि बिजनेस किस लेवल पे एक्चुअली किया जाता है। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ओनर के लेवल पे आओगे, ओनर से बिजनेस बिल्डर, आप 5 शॉप्स खड़े कर दोगे। तो मैन पावर हमने हाइब्रिड मॉडल पे चलाई। हम अपने ट्रेनर भेजते हैं, ठीक है, वहां पे वो ट्रेनर फ्रेंचाइजी को, जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है उसको भी ट्रेन करता है। सबकी मैनुअल्स हैं, पूरी की पूरी A to Z। मतलब इंडिया में ना इतनी जल्दी आपको किसी चीज़ की मैनुअल मिलती नहीं है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं। हमने हर चीज़ की मैनुअल बनाई, बहुत सिंपल भाषा में, कोई भी पढ़ लेगा। फिर उनकी ट्रेनिंग के लिए जो मेरा ट्रेनर जाएगा वो उसको भी ट्रेन करेगा और वहाँ से लोकल हायरिंग भी करेगा। फिर वहाँ पे ऑलराउंडर एक जाएगा जो हमारे पास ट्रेंड हुआ है, वो फिर आपकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्रिएट करेगा। फिर आपको रूम लेने की जरूरत नहीं, साल भर के लिए आप रूम ले लीजिए, 2 लड़के आप कर लीजिए, फिर आपकी एक टीम वहाँ पे बना देंगे, एक लॉयल टीम जो आपके साथ वहाँ पे काम करेगी। मतलब बहुत मतलब आपने मतलब पूरा एकदम सिंपल कर दिया इसको, मतलब कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को लाइक दिस। एक लास्ट सवाल इस पॉडकास्ट का सर आपसे, ये पेपी वॉश टेक्नोलॉजी अब आपने कुछ बनाई है, क्या है ये, आपने बनाई है फिर कहीं से लेके आए हो आप? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पेपी वॉश जो है वो इंडिया के हिसाब से है। जो केमिकल्स बनते हैं वो अमेरिका में बनते हैं, सबसे ज़्यादा बनते हैं जर्मनी में, ठीक है, नंबर 1 वर्ल्ड में शायद जर्मनी, फिर जो है चाइना। अब आप एक चीज़ समझिएगा, वहाँ का फाइबर अलग है, वहाँ का पानी अलग है, वहाँ का मतलब टेम्परेचर अलग है, वहाँ का केमिकल अलग है। इंडिया के लेवल में अगर आप देखोगे तो ईस्ट में जो है आपको लेदर मिलेगा, आप नॉर्थ में वुलन देखोगे क्योंकि सर्दी बहुत पड़ती है। जो आपका वेस्ट एरिया मारवाड़ी और गुजरातियों का और सूरत से लेके बॉम्बे तक का, यहाँ पे प्रॉपर आपको एथनिक वियर मिलेगा और साउथ में आपको कॉटन मिलेगा, राइट। ठीक है, चाहे लिनन मिलेगा। इंडिया के स्टेन्स भी डिफरेंट थे, ठीक है, आपको मेयोनीज का स्टेन नहीं मिलेगा, वो नॉर्थ ईस्ट में मेयोनीज का मिलेगा, आपको साउथ में मिलेगा तो करी के साथ मिलेगा। वाइन का आपको कोलाबा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव में वाइन का स्टेन मिल सकता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने पेपी वॉश का प्रोग्राम मैंने बनाया कि मशीन्स को हम ऐसे प्रोग्राम कर लें कि टाइम, टेम्परेचर, केमिकल एक्शन और मैकेनिकल एक्शन जो है वो इतना फिक्स कर दें कि जो कॉस्ट पर क्लोथ है, क्योंकि आपका वेस्टेज तो हो नहीं रही, तो कॉस्ट पर क्लोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ताकि हम आने वाले टाइम में कंपटीशन फाइट कर सकें। तो एक तो क्वालिटी मेंटेन रह जाएगी और कॉस्ट सबसे कम आएगा। तो पहले से तैयारी करके बैठे हैं कि ठीक है भाई, जितने भी बाकी कंपटीशन आएगा देख लेंगे। तो आपको रीच आउट करना हो तो कैसे करेगा कोई? आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, क्लीन क्राफ्ट जो है app.com है, ठीक है, और cleancraft.in भी हमारे पास है। अभी हम टेक्नोलॉजी के लेवल पे बहुत नेक्स्ट लेवल पे टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो इसलिए जो है वेबसाइट चेंज कर दी cleancraft.app.com, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800771349, ठीक है, 10 से 6 बजे तक। हाँ, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। और 2 पर्सपेक्टिव आज जानने को मिल गए, एंटरप्रेन्योर साइड भी जानने को मिल गया और आपका बिजनेस मॉडल जानने को भी मिल गया। थैंक यू सो मच सर। मज़ा आ गया सर। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड।